मैंने अपनी बहन की शादी अपने देवर से करवा दी। हर कोई हमें जलन भरी निगाहों से देख रहा था क्योंकि मेरा ससुराल बहुत अमीर था। अगली सुबह मैं अपनी बहन को नाश्ते के लिए बुलाने कमरे में जाने लगी तो देवर ने मुझे रोक लिया। बोला, भाभी कुछ देर मेरी पत्नी को सोने दीजिए क्योंकि उसकी नींद खराब हो जाएगी। अपने देवर की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई कि वो मेरी बहन का इतना ख्याल रख रहा है। लेकिन जब मेरी बहन 4 दिन कमरे से बाहर नहीं निकली तो मैं घबरा गई और जल्दी से अपनी बहन के कमरे में गई। वहाँ के मंजर को देख मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि वहाँ पर तो आज का मौसम खुशनुमा था, पर मेरी माँ बहुत परेशान थी क्योंकि उन्हें मेरी शादी की तैयारियाँ जो करनी थीं। फिर उन्होंने कहा, चलो आज के दिन मैं बाज़ार जाकर कुछ खरीदारी कर लेती हूँ। दरअसल पिछले 2 वर्षों से मेरी शादी मेरे पापा के एक रिश्तेदार के बेटे अभय से तय है। सगाई होने के बावजूद भी वह लोग जल्दी शादी करने को तैयार नहीं थे, कोई न कोई बहाना करके टाल देते थे। एक दिन पापा के रिश्तेदार हमारे घर आए। हम उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पापा से कहा, हमारे बच्चों की शादी बहुत दिन से तय है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि रिया और अभय की शादी जल्द से जल्द करवा दी जाए। उनकी बातों से हमारे घर में खुशियाँ आ गईं क्योंकि हम लोग भी तो जल्दी ही शादी करना चाहते थे। हमारे घर में मेरी शादी की ज़ोरों से तैयारी चलने लगी। मैं बहुत खुश थी कि चलो इतने दिन का इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब कुछ ही दिनों में मैं और अभय एक हो जाएंगे। जब से मेरी सगाई अभय से हुई थी मैं उससे प्यार करने लगी थी और मन ही मन मैंने उसे अपना जीवन साथी भी मान लिया था। खैर, मैं बाजार जाने ही वाली थी कि बीच में बारिश शुरू हो गई और अपना सारा काम मेरा धरा का धरा रह गया। माँ सर पकड़कर बैठ गई। रिया, हमने जज्बात में आकर तुम्हारे ससुराल वालों से ये तो कह दिया कि हम 1 महीने में शादी की तैयारी कर लेंगे, मगर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकेगा। मैंने माँ को दिलासा देते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा और अगर शादी में कुछ काम ज़्यादा हो भी गया तो मुझे पूरा यकीन है कि वह लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे क्योंकि मेरी शादी मेरे पापा के रिश्तेदार के बेटे से हो रही है। वह लोग कोई गैर नहीं। अभी हम माँ बेटी आपस में बैठकर ये सारी बातें कर ही रहे थे कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी छोटी बहन सोनी ने दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा खोलते ही वह मुस्कुराकर बोली, वाह आंटी, आप बहुत अच्छे टाइम पर आई हैं। मौसम को देखिए, अभी मैं पकौड़े बनाने ही वाली थी। चलो अच्छा हुआ कि आप आ गईं। मेरे हाथ की पकौड़ियाँ खा कर जाइएगा। आंटी ने कहा, ठीक है बनाओ, अभी मैं तुम्हारी माँ से मिलकर आती हूँ। माँ ने आंटी का स्वागत घर में जोश के साथ किया था, लेकिन उनका रवैया कुछ अजीब सा था। ये अभय की माँ थी जो कि मेरी सास थी। इन लोगों का आना जाना शुरू से ही हमारे घर पर था। वह माँ के पास बैठते हुए कहने लगी, भगवान ने आपको 2 बेटियां दी हैं, काश एक बेटा भी दिया होता तो बहुत अच्छा होता। मैंने बड़ी गौर से उनके चेहरे की तरफ देखा था कि वह ये कैसी बातें कर रही हैं। माँ के चेहरे का भी रंग उतर गया था। माँ ने कहा, बहन ये तो ऊपर वाले की देन है, किसी को बेटा देता है तो किसी को बेटी। मैं सच कहूँ तो मैं बेटी पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे कोई गम नहीं कि मेरा कोई बेटा नहीं है। हम इस बात को टालते जा रहे थे और वह बार बार बेटा बेटी को लेकर बातें कर रही थीं। मेरी माँ ने बड़ी बेबसी से मेरी तरफ देखा। उन लोगों की बातें सुनकर मुझे ही बोलना पड़ा। मैंने कहा, आंटी आप अभी ये सब बातें छोड़ें और आप मुझे ये बताइए कि शादी में आप क्या पहनने वाली हैं। आजकल तो दूल्हा दुल्हन के माँ बाप भी ऐसे तैयार होते हैं जैसे उनकी शादी हो। आंटी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पर रिया मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। उनकी बात सुनकर हम माँ बेटी दोनों घबरा गए। फिर माँ ने कहा, क्या हुआ, आप खुलकर बताइए। उन्होंने कहा, आजकल अभय अपने काम को लेकर बहुत परेशान रहता है। उसके जितने भी दोस्त हैं वह किस्मत के धनी हैं क्योंकि जहाँ पर उनकी शादी हुई है उनके साले अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं और उन्होंने उनकी नौकरी भी लगवा दी, तो दूसरे दोस्तों का कारोबार भी उनके साले ने सेट करवा दिया है। ये देख अभय ने कहा है कि वह किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसके भाई हो और अच्छी खासी नौकरी करते हों या बहुत बड़े बिजनेसमैन हों, पर आपका तो कोई बेटा है ही नहीं, इसीलिए
अभय ने यहाँ शादी करने से इनकार कर दिया है। आंटी के इस बात पर हम दोनों माँ बेटी पर तो बिजली गिर गई थी। इसका सामना करना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। और फिर देखते ही देखते आंटी मेरे पास आईं और मेरे हाथ से अभय के नाम की अंगूठी उतार ली और हमारी तरफ से दी गई अंगूठी मेज पर रखकर चली गईं। उनका ये रवैया देखकर मैं और माँ एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। इतनी देर में सोनी पकौड़ी लेकर आई तो हम दोनों को इस तरह देखकर चुटकी बजाते हुए बोली, आप दोनों इस तरह पत्थर क्यों बनी हुई हैं और आंटी कहाँ चली गईं? सोनी के पूछते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ भी मेरे गले लगकर रो रही थी, जबकि सोनी मेज पर पड़ी अंगूठी देखकर सारा माजरा समझ गई थी। पापा जब घर आए तो उनका भी ये सुनकर बुरा हाल हो गया। वह कुछ दिन बहुत दुखी रहे और फिर माँ से बोले, अब जो होना था सो हो गया। अब मैं अपनी बेटी और तुम्हें ज़्यादा दुखी नहीं देख सकता। इससे बेहतर यही होगा कि हम रिया की शादी की बात किसी और जगह करते हैं। माँ बहुत परेशान थी। वह पापा से कहने लगी, अगर लड़की का एक रिश्ता टूट जाए तो दूसरा रिश्ता इतनी आसानी से नहीं मिलता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि पहले रिश्ता क्यों टूटा, ज़रूर लड़की में ही कोई कमी होगी। पापा बोले, तुम अपना दिल छोटा मत करो, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। माँ और पापा ने भगवान का नाम लेकर मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिए और कुछ ही दिन बाद एक बहुत अच्छा रिश्ता हमें मिल भी गया। माँ ने मुझे बताया कि वह लोग बहुत अच्छे हैं और पैसे वाले भी हैं, मगर मुझे उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और पापा जोर शोर से शादी की तैयारी करने में लगे थे, क्योंकि वह लोग चाहते थे कि मेरी शादी उसी तारीख पर हो जिस तारीख पर अभय के साथ तय थी, और मेरी शादी उसी डेट पर रोहन के साथ करवा दी गई। शादी के बाद दुल्हन बन मैं रोहन के घर चली आई। मुझे इस रिश्ते की कोई खुशी नहीं थी। सच कहूँ तो मैंने अपने पति की तस्वीर भी नहीं देखी थी। शादी होने तक मैंने अपना सर झुकाकर ही रखा था और मेरी शादी बहुत सादगी से हुई थी। जयमाला का तो कोई सिस्टम ही नहीं था, क्योंकि ये सब मैंने ही मना कर दिया था। इसलिए मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरा पति दिखता कैसा है। शादी की रात मेरे पति ने जब मेरा घूंघट उठाया तो पहली बार मैंने उसे देखा था। वह बहुत ही खूबसूरत था और मुझे देखते ही मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, रिया तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। उसकी बात पर मैं बेमन से हल्का सा मुस्कुराई। तभी वह मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती थी क्या? मैंने हैरत भरी निगाहों से रोहन की तरफ देखा। फिर उसने कहा, उसने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? क्या तुम में कोई बुराई थी क्या, या फिर गैर लड़कों से तुम्हारी दोस्ती थी? मैं रोहन की बातें सुनकर फूट कर रोने लगी और गुस्से से बोली, नहीं था मेरा रिश्ता किसी और के साथ और ना ही मुझ में किसी किस्म की बुराई थी। अभय की आंखों में लालच की पट्टी बंधी थी। वह चाहता था कि उसकी शादी किसी ऐसे घराने में हो कि लड़की के मायके वाले उसका बिजनेस सेट करवा कर दें, पर हम इतना कहाँ कर सकते थे। रोहन ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत ही बता रही है कि तुम एक शरीफ और अच्छी लड़की हो। रोहन की बातें सुनकर मेरा मूड इस कदर खराब हो चुका था कि उसके बार बार मनाने पर भी मैं उससे बात करने को राजी नहीं हुई थी। फिर मैंने सर दर्द का बहाना किया और सोने के लिए लेट गई। मुझे यही बात सता रही थी कि क्या सारी जिंदगी मैं अपने पति के ताने सुनती रहूंगी। पर सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरी सास मुझे देखकर बहुत खुश हुई। वह मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे कि मैं कोई राजकुमारी हूँ, और यही बर्ताव मेरे पति रोहन का भी था कि मैं जहाँ पाँव रखूँ वह वहाँ अपनी हथेली रखने को तैयार था। ये सब देखकर मेरे दिल को ज़रा तसल्ली हुई कि मेरा एक देवर था और वह भी बहुत अच्छा लड़का था। भाभी भाभी कहते नहीं थकता था। फिर अगले 2-3 दिन बाद मेरे माँ बाप मुझसे मिलने आए। मेरी सास ने उनका भी बहुत अच्छे से स्वागत किया था। फिर कुछ देर बाद मेरी माँ ने कहा, रिया मुझे अपना कमरा तो दिखाओ। मैं कमरा दिखाने अपनी माँ को अपने कमरे में ले गई तो उन्होंने जल्दी से मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगी, रिया कल अभय की मम्मी घर आई थीं। उन्हें पता चल गया है कि तुम्हारी शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई है। ये खबर सुनकर तो वह अपने होश खो बैठी हैं।
कहने लगी, अभय की बेवकूफ़ी की वजह से हमें अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि रिया की ना सही पर आप सोनी की शादी अभय से करवा दें। तुम तो उन्हें अच्छी तरीके से जानती हो कि वह ये सब लालच में आकर कर रही हैं। मैंने उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। बाकी के रिश्तेदार और मोहल्ले वालों का भी यही हाल है। वह सभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं और मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसकी शादी इतने अच्छे घर में हुई। पर सच कहूँ तो मुझे अभी भी तसल्ली नहीं है। मेरे मन में बार बार ये ख्याल आता है कि ये लोग पैसे वाले हैं तो पर उनके व्यवहार विचार न जाने कैसे होंगे। मैं यही सोच सोच कर घबराती रही, मगर आज जब मैं तुम्हारे ससुराल वालों से मिली तो मेरे दिल को तसल्ली हुई कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। तुम्हारी सास किस कदर हमारी खातिरदारी कर रही थी। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। और तुम्हारा पति, वह भी बहुत अच्छा लड़का है। मेरी एक बात याद रखना, इन लोगों को कभी शिकायत का मौका मत देना। ये लोग तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। माँ के मुंह से ये सब सुनकर मैं मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कह रही थी कि हे भगवान, आपने अच्छा ही किया कि उन लालची लोगों से मेरा पीछा छुड़वा दिया और मेरा रिश्ता इतने अच्छे लोगों के घर करवा दिया। माँ और पापा कुछ देर बाद घर वापस चले गए। धीरे धीरे मैंने अपने पति और अपने ससुराल वालों को भी एक्सेप्ट कर लिया और उनसे बहुत प्यार से पेश आने लगी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, रिया, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे छोटे बेटे समर के लिए भी तुम्हारे ही जैसी कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी नज़र में अगर कोई लड़की हो तो ज़रूर बताना। तुम लोगों का घराना बहुत अच्छा है। तुम्हारे घर से एक लड़की ब्याह कर मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे दूसरे बेटे की भी शादी तुम्हारे खानदान में हो। मैंने कहा, माँ जी, अभी तो मेरी नज़र में कोई भी लड़की नहीं है, मगर आप फिक्र ना करें, मैं अपनी माँ से बात करूँगी और वह ज़रूर इस मामले में हमारी मदद करेंगी। मेरी सास ने कहा, चलो अच्छी बात है। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ गई और अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और पूछा, माँ, आप क्या कर रही हैं? माँ ने कहा, मैं मिठाई खा रही हूँ। मैंने कहा, कौन लाया मिठाई? तो उन्होंने कहा, अरे पड़ोस वाले तिवारी जी थे ना, उन्हीं के घर से। मैंने कहा, क्यों? अभी तो पिछले दिनों ही उनकी बेटी की शादी हुई है। क्या उन्होंने अपने दूसरी बेटी की भी शादी तय कर दी है? माँ बोली, तिवारी जी की बहू पेट से है और वह खुशी से पागल हुए घर घर मिठाई भेज रहे हैं। मैंने उन लोगों से कहा भी कि ऐसी बातें इतनी जल्दी नहीं बताते, लोगों की नज़र लग जाती है। पर उन्हें कौन समझाए, उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला है ना, इसलिए वह लोग बहुत खुश हैं। माँ की बातें सुनकर मेरे अंदर उदासी छा गई। फिर माँ ने कहा, रिया, तुमने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। तुम्हारी शादी को तो धीरे धीरे 6 महीने होने वाले हैं। मैंने इस बात को टालते हुए कहा, माँ, रोहन आ गए हैं, मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। मगर सच तो ये था कि अब मुझसे एक शब्द भी बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरी शादी को इतने दिन हो गए थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी और पति तो मुझे बहुत प्यार करता, मगर इतने दिनों में मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था। जब मेरे और मेरे पति के बीच कोई रिश्ता ही नहीं बना तो मैं प्रेग्नेंट कैसे होती? मेरे मन में बार बार ये सवाल आ रहा था कि मैं रोहन से कहूँ कि वह मुझसे ये दूरी क्यों बना कर रखे हैं, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। कुछ दिनों तक मैं इसी सोच में डूबी रही। फिर एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, रिया, तुम्हारे देवर की शादी तुम्हारी सास को नहीं करनी है क्या? तब मुझे ख्याल आया कि मेरी सास ने तो मुझसे इस बारे में बात की थी। मैंने कहा, हाँ, समर की भी शादी करनी है। बल्कि मेरी सास तो मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे घराने की कोई लड़की मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। मैंने उनसे कहा कि अभी तो मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है, अगर होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरी बात सुनकर माँ ने गुस्से में कहा, रिया, तुम्हारी अकल घास चरने गई थी क्या? तुमने अपनी बहन सोनी का नाम क्यों नहीं लिया? मैं तो यही चाहती हूँ कि उसकी भी शादी तुम्हारे ही जैसे लोगों के घर में हो जाए। और अब जब तुम्हारा देवर है तो क्यों ना हम उसकी शादी तुम्हारे देवर से करवा दें। मैंने कहा, हाँ,
ये तो आप ठीक ही कह रही हैं। न जाने मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया। मैं ज़रूर अपनी सास से सोनी के बारे में बात करूंगी। माँ ने कहा सोनी की शादी अगर तुम्हारी ससुराल में हो गई तो बहुत अच्छा होगा और अभय के घरवाले भी देखते रह जाएंगे। माँ की बातें सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। रात का खाना खाने के बाद मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, क्या हम समर की शादी मेरी छोटी बहन सोनी से करवा सकते हैं? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम दोनों बहनों को देखकर मैं तो यही चाहती थी कि सोनी भी हमारे घर की बहू बने। हम दोनों सास बहू शादी को लेकर बहुत खुश हुए। मैं तो यही चाहती थी कि सोनी की भी शादी मेरे ही जैसे अमीर घराने में हो। मेरी सास ने कहा, तुम अपनी माँ से बता देना कि मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं समर की शादी सोनी से करने को तैयार हूँ। खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो रोहन मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा, रिया, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारी मीठी और प्यारी प्यारी बातें सुनने को मेरा दिल कर रहा था। आज रोहन को न जाने क्यों मेरे ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। मैंने उनसे कहा, रोहन, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। रोहन ने कहा, हाँ ज़रूर कहो। मैंने कहा, रोहन, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर भी एक नन्हा सा मेहमान आ जाए। मेरी बात सुनकर रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह कुछ देर तक मेरी तरफ देखने लगे जैसे वह कोई जवाब सोच रहे हों। फिर उन्होंने कहा, रिया, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मगर मैं क्या करूं? तुम जैसे ही कमरे में सोने के लिए आती हो तुरंत सो जाती हो। मैं इस बारे में तुमसे बात करना चाहता था पर नहीं कर सकता था। मुझे लगता था कि शायद तुम अभी इस चीज़ के लिए राजी नहीं हो। यही सब सोचकर मैंने तुमसे इस बात की कोई शिकायत नहीं की। रोहन की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि वह तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। न जाने क्यों शादी से लेकर आज तक जैसे ही मैं कमरे में सोने आती, पता नहीं कैसे मुझे तुरंत नींद आ जाती और मैं सो जाती। आज भी मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं और हम दोनों पति पत्नी की बातें अधूरी रह गईं। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा रोहन ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और रोहन का हाथ पकड़ते हुए बोली, रोहन, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमारी शादी को इतने दिन होने वाले हैं और हम अभी तक एक दूसरे से दूर हैं। आप कभी भी अपने दिल में ये बात मत रखिएगा कि मैं अभी तक अपने पहले मंगेतर को भूल नहीं पाई और इसीलिए आपसे ये दूरी बनाकर रखी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके प्यार ने मुझे बहुत कुछ भुलाने पर मजबूर कर दिया है और मैं उसे कब का भूल चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर रोहन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। यही कहकर रोहन कमरे से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में मेरे देवर समर और रोहन दोनों ऑफिस चले गए। दोपहर के वक्त माँ और मेरे पापा मिठाई लेकर मेरे घर आए। मेरी सास ने उनका स्वागत किया और उस दिन मेरी छोटी बहन सोनी की शादी मेरे देवर समर से तय हो गई। मेरी सास ने मेरी माँ से कहा, बहन जी, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मुझे आपसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। आप दो जोड़ी में अपनी बेटी को मेरे घर विदा कर दीजिए। ये बात सुनकर मैं और मेरे घर वाले बहुत खुश हुए थे। मेरी सास ने कहा, मैं चाहती हूँ कि इस रिश्ते में ज़्यादा देरी ना हो और जल्द से जल्द सोनी की शादी समर से करवा दी जाए। मुझे लगा माँ पापा कहेंगे कि हम इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाएंगे, मगर मेरे घर वालों ने भी कह दिया कि ठीक है, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। माँ और पापा की बात सुनकर मुझे हैरत तो बहुत हुई थी, लेकिन क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरा देवर एक अच्छा लड़का था। वह अपने काम से काम रखता था। मुझे उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई। इसलिए मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो मेरी बहन की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाएगी। और धीरे धीरे करके वह दिन आ ही गया जब सोनी की शादी मेरे देवर समर से हो गई और वह दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। सोनी को देखकर मैं बहुत खुश थी कि हम दोनों बहनें अब मिलजुल कर साथ रहेंगे। सुबह हुई तो काफ़ी लेट हो गया, पर सोनी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी, जबकि मेरा देवर तो कब का उठ चुका था। मैंने समर से कहा कि सोनी को बुला दो, आकर नाश्ता कर ले। समर ने मेरी बात को टालते हुए कहा, भाभी, अभी सोनी सो रही है, उसे सोने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि उसकी नींद खराब हो, पर जब काफ़ी देर हो गई
और सोनी कमरे से बाहर नहीं आई तो मैं चुपके से उसके कमरे में जाने लगी। तभी मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और बोली, रिया, तुम ये मत समझना कि तुम्हारा देवर बहुत अच्छा है, वह बहुत गुस्से वाला है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसके कमरे में मत जाओ। मैंने मजबूरी में अपना सिर हिला दिया, लेकिन सच कहूँ तो मुझे सोनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा कि जब वह सोकर उठेगी तो मैं उसकी क्लास लूँगी कि इतनी देर तक कौन सोता है, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा ये इंतज़ार इतना लंबा हो जाएगा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन सोनी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। फिर कुछ देर बाद सोनी अपने कमरे से निकलती हुई नजर आई। ये देखकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून हुआ, लेकिन साथ ही साथ इस बात की हैरत भी हुई कि उसने अपना चेहरा क्यों छुपा कर रखा है। वह किचन की तरफ बढ़ी तो मैं भी जल्दी से उसके पीछे पीछे किचन में गई और उससे बोली, सोनी, तुम इतनी देर तक क्यों सोती रह गईं और इस तरह अपना चेहरा क्यों छुपा कर रखा है? इधर मुंह करो, सब ठीक तो है? इससे पहले कि मैं आगे बढ़कर सोनी के चेहरे से उसका घूंघट उठाती, तभी वह जल्दी से किचन से भागती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं भी जल्दी उसके पीछे पीछे गई। तभी उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। उसकी हरकत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से से दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा पीटते हुए गुस्से से मैं बोल रही थी, सोनी, अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मेरा देवर वहाँ पर आ गया। वह गुस्से से मुझे देखते हुए बोला, भाभी, आप मुझे और मेरी नई नवेली दुल्हन को थोड़ी प्राइवेसी देंगी? सच कहूँ तो मुझे आपसे इस तरह की हरकत की ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। ये सब क्या कर रही हैं आप? मैं भी उसी की जुबान में बोली, मुझे अभी और इसी वक्त अपनी बहन से मिलना है। तुम्हें ये बात समझ में आई? तुम्हारी पत्नी वह बाद में है, पहले वह मेरी बहन है। हम दोनों ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। तभी मेरी सास हम दोनों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ गई और कहने लगी, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मैंने कहा, माँ जी, मुझे मेरी बहन से मिलना है। मेरी सास ने कहा, अच्छा पहले मुझे कमरे में जाने दो, फिर मैं सोनी से पूछती हूँ कि आखिर वह तुमसे क्यों नहीं मिलना चाहती। मेरी सास दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, सोनी बेटा, दरवाज़ा खोलो। मेरी सास की आवाज़ सुनते ही सोनी ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और मेरी सास कमरे में चली गई। पर ये सब देखकर मैं बहुत हैरान थी कि सोनी ने मेरे कहने पर दरवाज़ा क्यों नहीं खोला था। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे से बाहर आई और कहने लगी, रिया, सोनी ने कहा है कि वह तुमसे ना तो मिलना चाहती है और ना ही कोई बात करना चाहती है। बेटा, तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है तो मुझे बताओ। मैंने धीरे से ना में अपना सिर हिला दिया और अपने कमरे में चली आई। मेरे दिल में बहुत घबराहट हो रही थी कि बैठे बिठाए मेरी बहन को क्या हो गया। ऐसे ही करते करते यूं ही 4 दिन गुजर गए। इन 4 दिनों में मैंने एक बार भी सोनी की शक्ल नहीं देखी थी। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान थी और ये सब मैं अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि ये सब जानने के बाद वह लोग बहुत परेशान हो जाते। मैंने इस बारे में रोहन से बात की थी, पर उन्होंने कहा, ये पति पत्नी के बीच का मामला है। अगर सोनी तुमसे नहीं मिलना चाहती तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जब 4 दिनों तक सोनी कमरे से बाहर नहीं आई तो मैं बहुत घबरा गई और कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी रोहन कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने उनसे कहा, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, मैं अपनी बहन से 4 दिन से नहीं मिल पाई हूँ और आप पूछ रहे हैं कि तुम रो क्यों रही हो। मैंने उनका हाथ पकड़कर अपने सर पर रख दिया और पूछा, आप मेरी कसम खाकर बताइए कि आपको इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? कुछ देर तक वह मेरी तरफ देखते रह गए। फिर उन्होंने कहा, मेरी एक बात मानोगी? मैंने कहा, क्या बात है, बताइए। उन्होंने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाल कर मुझे पकड़ा दी और कहने लगे, आज भाई और माँ के खाने में तुम इसे मिला देना। अगर तुम ये हिम्मत ना कर सकी तो याद रखना, फिर सारी ज़िंदगी अपनी बहन की शक्ल नहीं देख पाओगी। मैं सवालिया नज़रों से रोहन की तरफ देखने लगी। रोहन ने कहा, नहीं, अब इसके आगे कोई सवाल नहीं। मैं चुप हो गई।
मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। इसीलिए मैंने रोहन की बात मान ली और आज जब खाने की टेबल पर सभी खाना खाने बैठे तो मैंने अपनी सास और देवर के खाने में वह दवाई मिला दी थी। थोड़ी देर बाद ही मेरी सास और मेरे देवर कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गए थे। मेरे पति रोहन जल्दी से उठे और सोनी के कमरे के पास जाकर बोले, सोनी जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ रोहन। सोनी ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। फिर रोहन ने हम दोनों बहनों को जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहा। हम चुपचाप गाड़ी में बैठ गए थे। रोहन हमें उस घर से बहुत दूर लेकर आ गए। फिर उन्होंने गाड़ी रोक दी और कहने लगे, तुम दोनों मेरी एक बात गौर से सुनो। तुम और तुम्हारे घर वाले जैसा हमें समझ रहे थे, हम लोग वैसे नहीं हैं। हम कोई खानदानी अमीर नहीं हैं, बल्कि हम लोग तो फ्रॉड हैं। हम दूसरे शहर में जाकर अच्छा सा घर किराए पर लेते हैं। हमारा रहन सहन देखकर लोगों को लगता है कि हम बहुत अमीर हैं। फिर हम गरीब लड़कियों से शादी कर लेते हैं और उन्हें अच्छे दामों पर बेच देते हैं और फिर उस शहर से फरार हो जाते हैं। रिया, मैं तुम्हें भी हर रात यही दवाई देता था ताकि तुम मुझसे किसी किस्म का सवाल ना कर सको, क्योंकि हमारा इरादा था कि जैसे ही समर की शादी सोनी से हो जाएगी तो हम दोनों बहनों को एक साथ बेच देंगे। मगर तुम्हारे साथ इतने दिन रहते रहते मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, इसलिए मैंने तुम दोनों को उस घर से निकालने की कोशिश की और कामयाब हो गया। रिया, अगर तुम मुझे अपनाना चाहो तो मैं तुम्हारी खातिर ये जुर्म का रास्ता छोड़ दूंगा। इतना कहकर रोहन हम दोनों बहनों को हमारे मायके छोड़ आया था। मैंने सोनी से पूछा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती थी। उसने कहा, समर ने मुझे पहले दिन ही धमकी दी थी कि अगर मैं आपसे बात करूंगी तो ये लोग आपके साथ कुछ गलत कर देंगे, और इन लोगों ने मेरा मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया था। मैं मजबूर थी, इसीलिए ये लोग जैसा जैसा कह रहे थे मैं वैसा करती जा रही थी। ये बात मैंने अपने माँ बाप को बताई तो वह लोग भी ये सब सुनकर दंग रह गए थे। खैर, मैंने रोहन के साथ रहने का इरादा कर लिया था। रोहन ने पुलिस में बताकर अपने सारे गैंग को पकड़वा दिया और रोहन मुझे बहुत प्यार करते। हमारे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं, मगर मुझे इस बात का सुकून है कि भगवान ने मेरा घर उजड़ने से बचा लिया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मेरी बहन सोनी का भी घर बस जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। और अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। थैंक यू।